अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है तो हम ये बता सकते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन है, कहां पर रिडक्शन है। नंबर वन। नंबर टू, अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों, मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुश रहिए बच्चे, मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का, खुश रहिए, बस 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 खुश रहिए, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। बात हो गई थी क्या? और फिर आया था रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। आप सबका ध्यान चाहिए, कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, आ जाओ जरा। प्यारे बच्चों, अगर कभी रिएक्शन गिवन है तो कैसे पहचानना है, ये बात तो चल रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन गिवन नहीं होती है। और अगर रिएक्शन गिवन नहीं है तो हमें कैसे पहचानना है कौन ओए है कौन आरे है? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट उसी में, समटाइम्स रिएक्शंस आर नॉट गिवन। कभी कभी रिएक्शंस नहीं दी होती हैं। समटाइम्स रिएक्शंस आर नॉट गिवन। स्पीसीज को देख के बताना पड़ता है उसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चे एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा सुनिएगा। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि वो दूसरे का कर रहा ऑक्सीडेशन और खुद क्या हो रहा, रिड्यूस। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या हम सबको रेंज वगैरह याद है ऑक्सीडेशन नंबर का? एक बात बताओ, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम रेंज है कितनी है? +5। और मिनिमम रेंज है -3। अगर नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, जल्दी से बैठ जाए सब लोग, अगर नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर मौजूद है, कहां मौजूद है? मैक्सिमम। तो एक बात बताओ, अगर कभी वो +5 पे है तो +5 से +6 तो जाने वाला, यानी अगर कभी कोई स्पीसीज अपने मैक्सिमम ओएस पे है, आई एम डैम श्योर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है और वो है घटने का। यानी हम एक नियम बना लेते हैं, अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा, अगर कोई अपने मैक्सिमम स्टेट पर होगा तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो बगल वाले करेगा ऑक्सीडाइज। यानी एक नियम बना लेते हैं, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो हमेशा होंगे जो मैक्सिमम ओएस या मैक्सिमम ओएन पे होंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ओए ऑलवेज मैक्सिमम ओएस और मैक्सिमम ओएन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैक्सिमम ओएस पे नहीं है वो ओए नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं, उसके लिए रिएक्शन देखना होगा। लेकिन अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर मौजूद है तो आई एम डैम श्योर उसके पास एक ही ऑप्शन है, खुद को रिड्यूस करने का, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, अगर कभी कोई स्पीसीज अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर मौजूद है, मतलब अगर नाइट्रोजन -3 पर है तो -3 से -4 नहीं जा सकता, मतलब और रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब ये होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे क्या करेगा, यानी कि कैसा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। एक रूल बना लेते हैं, अगर कोई मैक्सिमम ओएस पे है तो दैट विल बी ऑलवेज ओए, अगर कोई मिनिमम ओएस पे है दैट विल बी आरए। क्या सबको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद है? इसे कभी कभी हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी कहते हैं, हाँ या ना? छोटा ओए, लेकिन अगर ऑक्सीजन +2 पे मौजूद है जो उसका मैक्सिमम ओएस है, इट विल बिहेव लाइक, बोलो हाँ या ना? अगर वो मैक्सिमम ओएस पे है तो इट विल बी ओए। लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन -1 पे है, ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, इट कैन बिहेव लाइक ओए एंड समटाइम्स आर। एग्री और नॉट? एक पॉइंट लिखना नीचे स्टार बना के, इफ एनी एटम, इफ एनी एटम या एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट, मतलब ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, then it will be OA as well as RA। वो दोनों हो सकता है। इसी पे सवाल आया 2014 में, बड़ा फेमस सवाल था। वो सवाल क्या था, उसके पहले कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल लिखिएगा, आइडेंटिफाई विच इज OA
RA और बोथ। आपके सामने बहुत सारी स्पीसीज लिखी मिलेंगी। अब रिएक्शन नहीं है, कल की क्लास में रिएक्शन गिवन थी, समझिएगा, तो रिएक्शन को देख के बता रहे थे, लेकिन आज रिएक्शन गिवन नहीं, आज केवल स्पीसीज गिवन है, और उस स्पीसीज में हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो क्या होगा, मिनिमम है तो क्या होगा, बीच का है तो क्या होगा। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी स्पीसीज है, अपने आंसर लिख लेना, कौन है ओए, कौन है आरए, कौन है दोनों, लिखते चलिएगा बगल में। चलो एक मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा केमनोफोर, तो Mn पे कितना चार्ज है, +7। बताओ ये Mn का मैक्सिमम ओएस है कि नहीं है? Mn अब +7 से +8 नहीं जा सकता। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई अपने मैक्सिमम ओएस पे है, अगर कोई अपने मैक्सिमम ओएस पे है तो वो क्या होगा, ओए। तो आपको क्या कर देना है, बगल में लिख देना ओए। समझ पाए? तो जो स्पीसीज है उसके बगल में आंसर लिखते चलिएगा। आइडेंटिफाई विच इज ओए, विच इज आरए और विच इज बोथ। इस पे सवाल 2014 में कैसा बना था वो भी पूछता हूं, उसके पहले कुछ छोटे छोटे एग्जांपल। इनमें से कौन ओए हो सकते हैं, कौन आरए हो सकते हैं? एल्कली मेटल्स 5th नंबर पे है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जितने भी मेटल हैं ये क्या हो सकते हैं? फिर आपके सामने है प्यारे बच्चों H2O2। इधर कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4। 10th नंबर पे है NH3, फॉस्फीन PS3, CH4, मीथेन। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन ओए हो सकता है और इनमें से कौन आरए हो सकता है। 13 नंबर पे एक और स्पीसीज लिखा है H2SO5। हमने H2SO5 का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्लास में डिस्कस किया था, और तब आपने देखा था वह सेप्टेड रेंज से बाहर गया था तो खुद से परऑक्सी लिंकेज माना था। जो भी ओए आरए है अपने आंसर बगल में लिख लें, एक बार जरूर बगल में लिखना, ताकि बाद में गलत हो तो क्रॉस करने में मजा आए। तो प्यारे बच्चों, कुछ ही देर में हम इस चैप्टर के सबसे अहम कड़ी की ओर आ रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। आज मैं आपको फील कराऊंगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सो ऑन। लेकिन अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझा। K2Cr2O7 में क्रोमियम पे चार्ज कितना है, +6। HNO3 में नाइट्रोजन पे +5। एल्कली मेटल मैंने बोला है, मतलब आपको अपने उससे रेफरेंस स्टेट लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे लेना है। एल्कलाइन अर्थ मेटल H2O2 यहाँ पे -1। FeO में Fe पे कितना चार्ज है भाई, +2। हाँ या ना? सभी चार्ज लिख लें और शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग अपने आंसर जरूर लिख लें कॉपी में, कौन सी स्पीसीज ओए है, कौन सी स्पीसीज आरए है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां इसी कहानी को नए अंदाज में फिर बताऊंगा। मतलब इसका एक हिस्सा हम कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं। सभी लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलो आ जाओ, पहला वाला रो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सिखाना है, आ जाओ जरा। केमोनो4 ओए, बढ़िया। K2Cr2O7 ओए। अगर कोई अपने मैक्सिमम ओएस पे है उसके पास मात्र एक ऑप्शन, नाइट्रोजन का मैक्सिमम चार्ज +5। अब ये मत कार्बन फैमिली मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। मतलब सोडियम हमेशा Na+ बनेगा, तो Na से Na+ खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। Na से Na+ खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा तो उसको क्या कर रहा, रिड्यूस। तो कैसे एजेंट करते हैं,
क्योंकि आज ये अपने इंटरमीडिएट चार्ज पे है, यानी आज OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है। अब जो मैं कहने वाला हूं मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। हाँ ये सच है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एज पर ऑक्सीडेशन नंबर जो नेचर है वो OA भी हो सकता है, और लेकिन अगर क्या बनाने की, रुकना ध्यान से, यहां पे कितना चार्ज है और यहां पे -1 से 0 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यानी खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो बगल वाले क्या किया है, रिड्यूस। याद रखिएगा अगर दोनों ऑप्शन मौजूद ना हो, केवल एक ही ऑप्शन चुनना हो, तो H2O2 को प्रायोरिटी में हम केवल RA ही चुनते हैं। इज दिस क्लियर? मैंने क्या बोला दिमाग में सेट करो, प्रायोरिटी में क्या चुनोगे, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो फिर आपको चुनना पड़ा तो क्या चुनोगे, RA। हो सके तो वही लिखना, कहीं साइड में लिख देना, फॉर H2O2 आजकल लैग बहुत चल रहा है क्या ऑनलाइन, हर क्लास में चल रहा है, तो इन बच्चों को समझाइए लेग लेके क्लास आ जाए करे। हाँ, दूर दराज बैठे रहते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है यार, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ वो मैं कर देता हूँ, और मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, तो अगर लैग वैग आ रहा है तो आप कंप्यूटर तोड़ते रहिए। चलिए लिख लेना कहीं साइड में। हाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, ध्यान गया। तो अगर लैग बहुत ज्यादा आता है तो मतलब रिफ्रेश एक ऑप्शन है, शायद यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूं, और क्या करना मुझे पता नहीं है, ठीक है लिख लीजिएगा। अगर लगातार आ रहा तो कुछ मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू, लिखिएगा। इन प्रायोरिटी, इन प्रायोरिटी, इन प्रायोरिटी वी विल प्रीफर RA, कहीं भी लिखना साइड में स्टार बना के, इन प्रायोरिटी, मतलब अगर एक ही चुनना पड़ा तो पहले क्या चुनोगे, RA। इन प्रायोरिटी वी विल प्रीफर RA फॉर H2O2 or any compound, for H2O2 or any compound having peroxy linkage, किसी भी कंपाउंड में अगर पेरोक्सी लिंकेज है तो आपको उसमें प्रेफरेंस में पहले उसे RA ही चुनना होगा, क्योंकि उसकी फितरत होगी पेरोक्सी बॉन्ड को तोड़ के O2 बनाने की। याद रहेगा। हाँ दोनों ऑप्शन है, मतलब एग्जामिनर समझदार है तो बेस्ट ऑप्शन, लेकिन जैसा मैं हमेशा सिखाता हूं हमें सही नहीं सबसे सही चुन के आना है। तो अगर एक ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम क्या चुन के आएंगे, RA। यहां तक फंडा क्लियर है। आ जाओ चलते हैं अगले में, FeO क्या कहते हो, बोथ, यस और नो। Fe का मैक्सिमम कितना है, +3, ना तो ये मैक्सिमम पे है ना तो ये मिनिमम पे है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बोथ। Fe2O3 क्या कहते हो, क्या आज यहाँ पे आयरन पे चार्ज +3 है, हर बच्चा चार्ज तो निकाल लेता है ना, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम पे है, यानी दिस विल बिहेव लाइक OA। बढ़िया शानदार, चलो चलते हैं Fe3O4 में। रुको रुको रुको, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा 8/3, हाँ या ना। अगर कभी फ्रैक्शन आए समझ जाना जरूर कोई झोल है, यानी इसमें 3 आयरन है, एक पे चार्ज कुछ और होगा, एक पे चार्ज कुछ और होगा, यानी कहीं पे कोई मिनिमम होगा, कहीं पे कोई मैक्सिमम या कोई इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एग्री और नॉट। और मैंने आप सबको बताया था कि जो Fe3O4 है वो नेचर में FeO प्लस Fe2O3 के रूप में मिलता है, याद रखना मैथमेटिक्स में आएगा जब ओस पढ़ोगे। चलेगा भाई। आइए जरा तो मुझे बताओ, आज ये इंटरमीडिएट पे है, इट कैन बी OA एज वेल एज RA, जैसा रिएक्शन मौका लगेगा वैसा होगा। NH3 में नाइट्रोजन का चार्ज बताइए, रूल पे चलते हैं, हाइड्रोजन ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। और दिमाग मत लगाना, बच्चे अक्सर फास्फोरस हाइड्रोजन में कंफ्यूज होते हैं, अपने रेडॉक्स में रूल से चलना है, याद रखना। अगर EN लगाया, अगर हाइब्रिडाइजेशन लगाया तो फिर कंफ्यूज हो गए। हाइड्रोजन ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। AIPMT 2014 का सवाल क्या था बता दूं क्या, लिखिएगा एक सवाल, एक और बचा है क्या, H2SO5 सल्फर का मुझे चार्ज बताइए, 1 मिनट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 10, 2, 8, कितना आ रहा है, तो बताओ जरूर कोई झोल है कि नहीं है। अब हमारा सिलेबस है तो आप अपने से मैक्सिमम मान लो, लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया था, प्रॉक्सी लिंकेज जिसके अंदर है बोलो आया ना। अब मेरी पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी, आज इसमें सल्फर पे कितना चार्ज है,
मजा आने वाला है। सल्फर कितना चार्ज है? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें सल्फर चार्ज है +6 और ऑक्सीजन पे है, अरे परऑक्सी लिंकेज है तो -1 है ना, एक परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है, याद है कि नहीं याद है? तो अगर आपको H2SO5 का स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था भाई साहब कि एक परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है, सल्फर पे कितना चार्ज और ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे -2 भी तो है ना भाई। सुनो ध्यान से, क्या सल्फर अपने मैक्सिमम OS पे है, यानी रिड्यूस होगा तो कौन होगा, सल्फर। अगर कभी, क्या बोला मैंने, H2SO5 अगर कभी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करेगा तो रिडक्शन किसका होगा लाला, सल्फर का, आया ना। लेकिन क्या इसमें ऑक्सीजन -1 पे है? अब मैंने एक बात अभी बोली है कि जब भी कभी परऑक्सी होता है हमेशा उससे क्या बनता है, O2, बोलो ना। तो आज इस परऑक्सी लिंकेज से क्या बनना चाहेगा, O2। तो परऑक्साइड का कौन सा नेचर मानोगे, Ra का, और सल्फर का कौन सा नेचर मानोगे, OA का। तो मुझे बताओ ये OA है कि Ra है कि दोनों, लेकिन बताओ इसमें कौन है OA, सल्फर, और कौन है Ra, परऑक्साइड। चलेगा, मतलब इसमें एक एटम का नेचर अलग है और एक एटम का नेचर अलग है। वही वाली बात जो भी आपने H2O2 में लिखी थी, अगर कभी परऑक्सी मिलेगा तो परऑक्सी लिंकेज कमजोर होता है, उससे क्या बनना चाहेगा, O2, और O2 का बनना यानी ऑक्सीजन का बनना यानी -1 से 0, अरे बोलो ना यार, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। सारी बातों की एक बात, अभी मैं पूछ रहा था ओए है क्या रे, तो आंसर क्या होगा, वो चलेगा। लेकिन एक एटम का बिहेवियर कुछ और होगा और एक एटम का बिहेवियर कुछ और होगा। वो सवाल क्या था, आओ देखते हैं। एक सवाल आया, सवाल क्या था, लिखना, अकॉर्डिंग टू बोथ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू बोथ रिएक्शन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ H2O2। और आपके सामने दो रिएक्शन दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू बोथ रिएक्शन what will be the nature of H2O2। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस रिएक्शन लिख दिया है। आपके सामने दो रिएक्शन दी है और आपसे पूछा है बताओ H2O2 का नेचर क्या होगा, कहां पे होगा, मतलब ऑप्शन थे कहां पे RA कहां पे OA, ऐसा करके दे रखा था। तो अपने को आराम से सोचना है और बताना है कहां पे H2O2 OA है और कहां पे H2O2 RA है। अपने आंसर लिख रहे, डिस्कस करते हैं। रिएक्शन बोल दूं मैं, H2O2 प्लस ओजोन से बन रहा है H2O प्लस O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करूंगा बस 2 3 आ जाएगा। H2O2 प्लस Ag2O सिल्वर से बन रहा है Ag प्लस H2O प्लस O2। और आपसे पूछा था कि बताओ यहां पर H2O2 का नेचर कैसा है, OA है या RA है। पहली वाली रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में कैसा नेचर है और सेकंड रिएक्शन में कैसा नेचर है। आ जाओ सबसे पहले सेकंड देख लेते, देख ले क्या। सेकंड रिएक्शन में Ag पे कितना चार्ज है, +1, और यहां पे कितना चार्ज है। तो बताओ +1 से जब 0 गया तो सिल्वर का क्या हुआ, मतलब सिल्वर को किसी ने रिड्यूस किया होगा, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस होने वाला और अपने आप को ऑक्सीडाइज होने वाला, यानी किसी ने सिल्वर को रिड्यूस किया होगा। तो बोलो किसने रिड्यूस किया होगा, H2O2 ने, यानी सेकंड रिएक्शन में H2O2 कैसा हुआ, कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट का परिभाषा बोलो, दूसरे का रिडक्शन, खुद का, तो इसको रिड्यूस किसने किया होगा, इसने। तो H2O2 क्या हुआ, अरे बोलो ना, मजा अब नहीं, मजा अब आता है। आओ जरा देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन में H2O2 से H2O प्लस O2 बन रहा है, तो बताइए ये OA है कि RA है, दिमाग लगाओ, क्या टिक करके आए। चलो कितने बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट, अच्छा एक मिनट, दोनों तो नहीं हो सकता ना यार, अगर रिएक्शन गिवन है तो या तो OA होगा या तो RA होगा। इन जनरल आपके सामने केवल मॉलिक्यूल दिया हो और फिर पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन आज मॉलिक्यूल नहीं दिया है, आज पूरी रिएक्शन दी है। या तो होगा OA या तो होगा, आ जाओ जरा। आधी से ज्यादा जनता क्या सोचती है, सुनना ध्यान से। उन्हें क्या लगता है प्यारे बच्चों, सर ये जो पहली रिएक्शन है इसमें H2O2 से बना है O2, सुनो ना, H2O2 से बना है, ये सोच पाए कि नहीं सोच पाए। और कुछ को लगता है कि नहीं साहब ओजोन से बना है O2, और जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन है उसी का आंसर अलग आता है। कुछ को लगता है कि H2O2 से बना है O2 और कुछ को लगता है ओजोन से बना है O2। आप बस ये समझ जाओ कि यहाँ पे हम नेचर माने तो क्या माने, जरा सुनिएगा। आज यहाँ पे कितना चार्ज है, -1, और आज यहाँ पे कितना चार्ज है, और आज यहाँ पे, यही था 2014 का सवाल, बड़ा प्यारा सवाल था, आपको सोचना था माने तो माने क्या।
अब बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था, सर हम क्या माने। तो मैंने कहा था अगर कभी, अभी एक पॉइंट लिखाया था, अगर कभी H2O2 में दुविधा है, उसका सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन सा नेचर मानते हैं? आरए। आरए का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे का, खुद का, बोलो ना यार। यानी कि अगर कभी आपको ये सोचना पड़े कि मैं H2O2 को प्रायोरिटी क्या दूं, पहले क्या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दूं, तो हमारे हिसाब से क्या देना चाहिए? आरए। अगर आरए है, अगर यानी दूसरे का रिडक्शन, खुद का, और जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या -1 से 0 बनना चाहेगा? मतलब आपको बस ये पकड़ना था, ये जो O2 बन रहा है उसके बनने के पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? H2O2 है कि ओजोन है? बोलो ना। अब ओजोन की कहानी बताऊं, इसमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। अरे बोलो ना। वो नेसेंट ऑक्सीजन एक्चुअली यहां जाके जुड़ता है और जो O2 बचता है, तो ऑक्सीजन जो कि गया था पानी में, फिर एक बचा था O2, लेकिन एक O2 H2O2 वाला भी था, इसीलिए हमने इसका नेचर क्या माना यहाँ पे? आरे। सारी बातों के एक बात, एक बच्चे को नहीं याद है, वो तो इतना सोच ले कि सर ने कहा था जब भी कभी चुनना होगा H2O2 तो पहले क्या चुनेंगे? आरे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कॉपी में लिख लेना, फर्स्ट रिएक्शन में भी वो आरे है और सेकंड रिएक्शन में भी वो आरे है। कोई दिक्कत यहां तक? प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एप्लीकेशन और डिस्कस करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। ओजोन, क्या बोल रहे हो? तो एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर ये अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है तो क्या इसमें चार्ज जीरो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो कोई जरूरी? कितने ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3, और तीनों पे चार्ज जीरो है क्या यार? अभी फॉर्मल चार्ज पढ़ना बाकी है, इसलिए वो सारी बातें नहीं कर रहे। मैं तो बस इतना सिखाना चाहता हूं, कभी भी दुविधा आ जाए तो जो भी परऑक्सी लिंकेज वाले मॉलिक्यूल है चलेगा। बोलो बेटा। तो मेरे बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा ऐसे नहीं, H2O2 से O2 बना, यही कह रहे हो आप? -1 से कहां गया? H2O2 से क्या बनेगा? एक मिनट, पानी कहां बन रहा है? ये H2O2 से बन रहा है, किसी और से बन रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 है मेरे बच्चे, यहाँ पे भी तो +1 है। आप ये बातें कर रहे हो सर H2O2 से बना H2O + O2, यही कह रहे हो? लेकिन ये अकेला H2O2 नहीं है मेरे बच्चे, आज ओजोन भी तो है। पहले सवाल में क्लास के बाहर पूछो ना, जो आगे बढ़ गए। ठीक है, अभी फिलहाल इस H2O2 का हम कौन सा नेचर माने? OA की आरए? आरए। कभी भी दुविधा है, जहां परऑक्सी है उसे O2 में ही मानना है, और क्योंकि ये O2 बना है मतलब -1 से 0, तो इसका ऑक्सीडेशन की रिडक्शन -1 से 0 क्या है? ये खुद का क्या हुआ? खुद का यानी कि दूसरे के क्या कर रहा है, मतलब उसके पीछे रिडक्शन का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन माना जाएगा? H2O2। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। हम अगर चार्ज जानते हैं तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैं जो बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, आप सब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। लुईस साहब का कहना था एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या किसी को इतना याद है? उनका कहना था कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। हालांकि उनका कहना तो डोनेशन और सब बातों पे था, लेकिन ऊपर ऊपर से बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कैसा होगा? एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कैसा होगा? मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा वो एसिडिक नेचर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा उसका बेसिक नेचर। एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा मतलब चार्ज, और अगर चार्ज ज्यादा है मतलब +2 +3 +4 +5 +6, अगर चार्ज बढ़ रहा तो डेफिशिएंसी बढ़ रही घट रही? बोलो ना। और अगर चार्ज घट रहा तो डेफिशिएंसी, मतलब अगर चार्ज बढ़ा तो डेफिशिएंसी बढ़ी, तो चार्ज के बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा घटेगा? और चार्ज के घटने से एसिडिक नेचर, बोलो ना यार। मैं कुछ कहता हूं समझ में आए तो हाँ कहना। अगर कोई एसिड है
तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, और मैं एक लाइन कह सकता हूं कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। बोलो स्टेटमेंट सही है कि गलत? ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी उसका एसिडिक नेचर। एग्री और नॉट? हालांकि ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी, इसका सही आंसर आपको पढ़ाते हैं आईओसी में, लेकिन फिर भी 2016 में एक सवाल आया, उसके चक्कर में छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? अच्छी बात बताओ, एसिडिक नेचर अगर ओएन के प्रोपोर्शनल है तो बेसिक नेचर, हाँ या ना? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओएन, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओएन, हाँ या ना? आओ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। आपके सामने लिखा H2SO4 और H2SO3, क्या आप मुझे सेंट्रल सल्फर का चार्ज बता दोगे? सल्फर का चार्ज, बढ़िया, सल्फर का चार्ज लिख देता हूं मैं, 2 + x - 6 बराबर, तो x बराबर, हाँ या ना? बताओ किस सल्फर पे चार्ज ज्यादा? H2SO4 पे, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्या था आज चार्ज निकाल ले। एक बच्चा मुझसे कहता है सर आप Cl का क्यों निकालते हो, H और O का क्यों नहीं निकालते? अरे उसका तो फिक्स है ना यार, जिसका बदल नहीं रहा उसका क्यों देखें, जिसका बदल रहा उसका देखोगे ना। बताओ जरा Cl पे कितना चार्ज है, बोलो ना। कैसे निकाला? 1 + x - 2 बराबर, तो x बराबर, यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पक्का? विच एसिड इज मोस्ट एसिडिक? HClO4 एंड सो ऑन, बोलो हाँ या ना? लेकिन प्यारे बच्चों एक बड़ा फेमस कंपाउंड है H3PO2, H3PO3, H3PO4, हाँ या ना? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पहले फास्फोरस का चार्ज बताओ। सॉल्व कर लोगे क्या? कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? मैं लिख दूं चार्ज, कितना? 3 - 4 + 1, 3 3 6, कितना? 3, और यहाँ पे 4 दूना 8 और 3 + 5, हाँ या ना? सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ है? दो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बताया जा सकता है। मैंने नहीं कहा दिस इज द ओनली एंड द ओनली रूल, मैं फिर कहता हूं, शायद पहले कहा था, हमारी केमिस्ट्री की विडंबना है, हमारी केमिस्ट्री की, आज इतनी केमिस्ट्री आगे निकल गई लेकिन हमारी पूरी केमिस्ट्री में एसिड बेस की यूनिक परिभाषा आज तक नहीं है। मात्र एक परिभाषा से दुनिया के सभी एसिड को डिफाइन कर दो ऐसा है ही नहीं, मात्र एक परिभाषा दुनिया के सभी बेस को डिफाइन कर दो ऐसा है ही नहीं। पहले अरेनियस आए, ब्रॉन्स्टेड आए, लुइस आए, अभी भी न जाने कौन सा कंसेप्ट चल रहा है। यू कैन नॉट डिफाइन ऑल एसिड ऑल बेस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? ये दिमाग में रखना होगा, ये पढ़ते पढ़ते और क्लैरिटी आती है। मैं तो बस ये कह रहा था कि इससे भी बताया जा सकता है। इज दिस क्लियर? लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे बच्चों वो पढ़ने का समय आ गया जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट। किसमें? अभी बताता हूं, लिख लो एक बार, लिख लीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जांपल है आपके सामने H2SO4 H2SO3 का। अगला एग्जांपल लिखा है बोर्ड पे, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। एक बच्चा मुझसे पूछा सर ये कैसे आया, वहां लिख देना आईओसी में डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल वाले सर सब नहीं पढ़ाएंगे। हाँ लिख लो, आईओसी में, समझ गए बेटा? मिल गया आंसर, मिल गया? आईओसी में डिटेल में पढ़ेंगे।
तो एक बच्चा कह रहा था सर ये कैसे आया, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट होता है, वो सारा बॉन्डिंग का किस्सा बताएंगे। अभी फिलहाल मैं बस ये बताने वाला था, वो कोई यूनिवर्सल रूल, बस उससे भी आंसर निकालना, मगर उससे जो आंसर आए उसे 100% बिलीव मत करना। तो उसके लिए भी आपको पूरी आईओसी पढ़नी पड़ेगी। बार बार यहाँ पे आईओसी का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि बार बार हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, बार बार कुछ कंसेप्ट है जो आईओसी से आते हैं वो हमें पता होने चाहिए। आओ देखते हैं हमने कितने एप्लीकेशन पढ़े, कॉपी में जाओ। पहला एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर है। दूसरा एप्लीकेशन ONRA, क्लियर है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, OA। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, चार्ज होगा ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, चार्ज होगा कम, बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, मगर ये कोई यूनिवर्सल रूल। लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। यहां तक आईओसी हुई खत्म, अब यहां से स्टार्ट होगी फिजिकल। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इस एप्लीकेशन में एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट वेट निकालना। मन में ढेर सारे सवाल, सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हमें क्यों चाहिए, कैसे निकालें। इस पूरी केमिस्ट्री में जब भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के पूरी केमिस्ट्री में दो तरीके हैं। मैं कंप्लीट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसे कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट जिसे मैं देसी भाषा में कहूंगा फील मेथड। और दूसरा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है एन फैक्टर मेथड। एन फैक्टर मेथड जिसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चों वैलेंसी फैक्टर मेथड भी। एन फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। बच्चों हम क्या निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट वेट क्यों निकालने वाले हैं बताता हूं। सबसे पहले समझो ये शब्द आपने कई दफा सुना है, बोलो हाँ या ना। आज इसे ढंग से समझते हैं और इसकी हर चीज को हर अंदाज में समझते हैं, सुनिएगा बस। पूरी केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट निकालने कितने तरीके, दो। या तो है क्लासिकल मेथड या तो है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर मेथड के भी दो हिस्से थे। कभी कभी कुछ ऐसे हिस्से थे जहां रेडॉक्स नहीं हो रहा था, उसे हमने कहा नॉन रेडॉक्स। क्या आप साथ में लिख रहे हैं, तो लिखते रहो, जब थ्योरी चले तो लिखते रहना है ना, साहब पढ़ा होगा ना आपने। और दूसरा मेथड होगा रेडॉक्स मेथड। एन फैक्टर निकालने के कुल कितने तरीके होने वाले हैं, तीन। अब तीन हो गए ना बेटा, एक दो तीन। सबसे पहला मेथड क्या है, क्लासिकल। दूसरा क्या है, एन फैक्टर। एक है नॉन रेडॉक्स, एक है रेडॉक्स। एक एक करके समझते हैं। ऐसा क्यों लग रहा, कुछ आपको हमने पहले ही बता दिया है, सुनो ध्यान से, बस रिवाइज करा रहा हूं। अगर कभी कोई एसिड होगा और वो रेडॉक्स में नहीं गया, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन में नहीं गया। ए रिडक्शन का मतलब क्लियर है ना, चार्ज का, ऑक्सीडेशन का मतलब, बस बाकी सारी बातें एक तरफ। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना। सुनना ध्यान से, तो अगर कभी कोई एसिड है और वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में नहीं गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में मतलब सिंपल एसिड बेस की रिएक्शन है, तो उस समय उसने जितने H+ आयन रिलीज किए वही उसका है एन फैक्टर। और किसी भी बेस का क्या एन फैक्टर आपको याद है, बोलो, टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, नहीं याद है यार। किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर आपको याद है, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या, नॉन रेडॉक्स में लिख देना ऑलरेडी डिस्कस्ड, नॉन रेडॉक्स में लिख देना ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको इक्विवेलेंट वेट जो सिखाऊंगा, किसके लिए सिखाऊंगा, रेडॉक्स के लिए। और सबसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंट वेट आखिर होता क्या है। एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं। जहां थ्योरी हो साथ में लिखते चला करिए, जब रुकना होगा बोल दूंगा मैं। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। लेकिन मन में एक सवाल आया, सर आखिर ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो प्यारे बच्चों किताबें कहती हैं, कंसेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हो, लिखना जरा। दिस इज द वेट, अच्छा इक्विवेलेंट वेट वेट ही है, दिस इज द वेट, लिखो ना, दिस इज द वेट। मतलब इक्विवेलेंट वेट कोई नई चीज नहीं है, ये है क्या, वेट। ए वेट की यूनिट क्या होती है, तो इक्विवेलेंट वेट की यूनिट भी क्या होगी, अरे हाँ या ना। मगर ये कौन सा वेट है, दिस इज द वेट विच इज इक्विवेलेंट, which is equivalent to that weight
which is equivalent to that weight which comes after losing और गेनिंग, या तो लूज हो या तो गेन हो, लूजिंग और गेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या तो गेन करता है, उस समय उसका जो भी वेट होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। आओ इस एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा कॉपर +2 और कॉपर +2 से बना रहा हूं कॉपर। आप सब जानते हो अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। एक बात बताओ, यहां पे कॉपर की पहले कितनी स्टोइचियोमेट्री है, यानी कॉपर के कितने मोल बने, यानी 1 मोल अगर कॉपर का बनाना है, अगर 1 मोल कॉपर का, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने होंगे। लेकिन मैं कहता हूं वो वाला वेट सोचो, वो वाला वेट सोचो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आया होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। रुको जरा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना वेट आया है? 1 मिनट। कॉपर का एटॉमिक वेट क्या सबको याद है? 63 पॉइंट, यानी 1 मोल का वजन कितना? 63.5 ग्राम। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट के बराबर होता है, लेकिन पानी का मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम। अरे पानी का मॉलिक्यूलर वेट वो एमयू होता है, 18 क्या 18 न्यूटन है। लेकिन जब 1 मोल का वजन पूछे तो कितना है? 18 ग्राम। CO2 के 1 मॉलिक्यूल का वजन 44 AMU। AMU सुना है ना, लेकिन 1 मोल CO2 का वजन 44 ग्राम। नंबर चुराओ, यूनिट बदलो। अरे दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना है? 63.5 AMU। तो 1 मोल का वजन 63.5। अगर इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिले होते तो इसका 63.5 ग्राम आया होता। सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 मोल मिले होते तो कितना आया होता? 63.5 बाई, यानी यही है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट है क्या? किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाने या 1 मोल इलेक्ट्रॉन आने के कारण आता है। चलेगा? अब मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं जनरलाइज कर दूं क्या? इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका नाम है ए। क्या नाम है? ए। समझते हो क्या? हेलो, मान लो इसका नाम है ए और इस पे चार्ज है 3+। कितना है? और A3+ को हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो क्या बना? ए। अब सुनिएगा ध्यान से, ए के कितने मोल बने? लेकिन 1 मोल बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 की 3 मोल। ये मोल है तो ये भी मोल है ना यार। इसका हमने बनाया 1 मोल, तो इसने कितने मोल गेन किए? चलेगा? अगर ये 1 मोल होता, अगर ये, तो क्या ये 1/3 मोल बनता? ये समझे कि नहीं समझे? पक्का? सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इसने किए गेन तो इसका हमें मिलेगा 1 मोल, और 1 मोल का जो वजन होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी मैं कह देता हूं हमें मिला m ग्राम। एग्री और नॉट? 3 मोल से कितने ग्राम? तो बोलो प्यारे बच्चों, 1 मोल से कितने ग्राम? m बाई, क्या यही उसका इक्विवेलेंट वेट है? यानी मैं कह दूं ए का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है m/3। बोलो हाँ या ना? रुको जरा, ये जो 3 है क्या इसे हम रिएक्शन को देख के बता सकते थे? एक बात बताओ, यहाँ पे कितना चार्ज है? यार थके थके लग रहे हो यार। यहाँ पे कितना चार्ज है? कुल कितने का चेंज है? चेंज तो निकाल लेते हो ना। 1 मिनट, थोड़ा सा एक मैथमेटिकल सवाल पूछता हूँ। 2 से 4 कितने का चेंज? 4 का तो नहीं था ना। -2 से 4 का चेंज? बस बस, बहुत बढ़िया। -1 से 7 का? -4 से 4 का? है, इधर आओ। तो चेंज गिनना आ रहा है ना? +3 से ये माइनस भी है ना, प्लस है। +3 से 0 कितने का चेंज? मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या सर, इसका तो मतलब आप ये कहना चाहते हो जो इक्विवेलेंट वेट है सो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एग्री और नॉट? अरे बोलो ना यार। और ये जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है इसे ही नाम रखा गया एन फैक्टर। क्या नाम रखा गया?
तो हम सब के सामने आज इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला आ चुका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये कैसे आया, समझे कि नहीं समझे? पक्का? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्या जानना चाहोगे? बताता हूं, पहले लिखो इतना यार, ये हाँ लिखो इसे जल्दी से। क्या आप लोग लिखते लिखते पढ़ते रहते हैं? मैंने यहां से रिफ्रेश कर दिया बच्चे, ज्यादा रिफ्रेश करूंगा तो क्या? मैं क्लास में पढ़ा रहा था एन फैक्टर। एक बच्चा, सर पता भी चंद्रयान 3 में क्या हुआ था आपको? ऐसा पढ़ा जाता है क्या? मैं क्लास में पढ़ा रहा था एन फैक्टर, एक बच्चा मुझसे कहता है सर पता भी चंद्रयान 3 में क्या हुआ था? मेरी बात समझे? जो पढ़ाया जाता है उसी रेफरेंस में सोचा जाता है कि कहीं और पहुंच जाओ। पहले अभी यहां से यहाँ पर, ठीक सर सीधे कह देते, लिख लीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट, अभी आएंगे धीरे धीरे करके, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में ये फॉर्मूला लिख लेना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है जरा सुनिएगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अब रिएक्शन कुछ ऐसी है, इमेजिन करते हैं आज जो स्पीसीज बन रहा है वो है A2, कौन है? और मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा 2A3 प्लस से बना A2। रुको, यहां पे कितना चार्ज है? +3 का। और यहां पे कितना चार्ज है? बोलो ना यार। एक ए पे कितने का चेंज? 3 का। तो 2 ए पे कितने का चेंज? क्या मुझे यहाँ पे 6 इक्विवेलेंट वेट क्या निकालते हैं? है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने से आया है या लूज करने से आया है। ऑक्सीडेशन है तो लूज, रिडक्शन है तो गेन, हाँ या ना? आ जाओ जरा, आज इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो ना यार। इसके 1 मोल को, इसके ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? यानी अगर आपने इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला तो इसमें कितने का चेंज है? 6 का। बोलो ना यार। क्या इसके, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्या इसके 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? यानी अगर आपने इक्विवेलेंट वेट A2 का निकाला, किसका निकाला? तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखोगे? A2 का। एन फैक्टर किसका लिखोगे? A2 का। अरे बोलो ना, A2 में कितने का चेंज है? 6 का। समझो कितने A है? कितने A है? एक A पर 3 का चेंज, एक A पर, लेकिन +3 का तो मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, लेकिन एन फैक्टर लिखूंगा। बोलो ना यार। वहां एन फैक्टर क्या लिखूंगा और यहां क्या लिख रहा हूं? अब सुनना ध्यान से, कभी निकाला इसका एन फैक्टर तो कभी निकाला, हमारा एक रूल होगा, जिसका एन फैक्टर निकालने वाले हो उसको देखो। क्या बोला मैंने? तो जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हो A2 को देखो, A+3 का निकाल रहे हो तो A+3 को देखो, चलेगा। जिसका एन फैक्टर निकालना है उसको देखो, इधर देखने की आवश्यकता, इधर बस इतना देखना कि वहां पे एटम का चार्ज कितना है, इधर कितने एटम है उससे कोई मतलब, अरे चलेगा। पॉइंट नंबर 2, और जिसका भी एन फैक्टर निकालना है याद रखना उसका 1 मोल होना। जैसे मैं सरल भाषा में ऐसे कहता हूं, जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1 मोल देखो। क्या बोला मैंने? जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक, रुकना ध्यान से, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी 2A3 प्लस से बना A2, चलेगा भाई? अगर मैं आपसे एन फैक्टर पूछता A2 का, किसका पूछता? किसका? तो जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक, क्या यहाँ पे 1 मोल है? अगर मैं एन फैक्टर पूछता A+3 का, तो जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक, चलेगा। मैंने आपके सामने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2।
जिसका पूछा उसको देखो, तो इसके एक मोल में कितने का चेंज, 6 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, चलेगा। लेकिन अगर मैंने इक्विवेलेंट वेट निकाला A+3 का, तो बोलो दुनिया वालों क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A/3। आसान है क्या? तो आज से एन फैक्टर का एक रूल होगा। क्या रूल होगा? जिसका पूछा उस, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। अब दिक्कत बच्चे के साथ क्या है, वो समझ ही नहीं पाता हमसे पूछा क्या है। देखा, कहता है किसको देखे साहब? फिलहाल जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। क्लियर करता हूं, एक बार लिखो इतना। अभी तक क्या हर किसी को इक्विवेलेंट वेट की फील आ चुकी है? लेकिन अभी ये फील मेथड नहीं है, अभी ये कौन सा मेथड है? एन फैक्टर। जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखो करो यार, आराम से। बादल भी डिजाइन से बनाते हो आप लोग तो। मई में कैसा ही बादल हो, बराबर बरसात होती, जल्दी बनाया करो। हाँ, उसमें भी बादल डिजाइन नहीं दिखती। तो प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, जब हम निकालेंगे एन फैक्टर, क्या निकालेंगे, तो क्या क्या होने वाला है इस पूरी रिडक्शन ऑक्सीडेशन की दुनिया में। मैं नॉन रिडॉक्स का एन फैक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी हो चुका है, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिडॉक्स की। अब रिडॉक्स में क्या क्या होने वाला है जरा सुनिएगा। जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से क्या क्या हो सकता है, या तो सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन होगा, अरे बोलो ना, या तो सिंगल एटम का रिडक्शन होगा, या तो एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन होगा, या तो एक से ज्यादा एटम का। आ जाओ जरा समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब रेडॉक्स का केस होगा, किसका केस होगा, और जब आपको इन फैक्टर निकालो, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, एक बार सोच ले, राइट। हो सकता है मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एबीसी, मान लो, अरे मान लो। अब मान लेते हैं इसमें ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और बी और सी का कुछ नहीं हुआ। हो सकता है ए का हुआ रिडक्शन, बी और सी का कुछ भी। केस नंबर 1। केस नंबर 2, हो सकता है ए का हुआ ऑक्सीडेशन, बी का भी हुआ, सी का भी हुआ। हो सकता है ए का हुआ रिडक्शन, बी का हुआ रिडक्शन, सी का हुआ। हो सकता है कि इसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एटम का, या हो सकता है एक का ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है तो बताओ। मतलब हम क्या करते हैं, दुनिया के हर केस में निकालते हैं फैक्टर, चलेगा। तो कॉपी में लिखिएगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। वो क्यों निकाल रहे हैं? अभी बताता हूं कुछ देर में, है ना। अभी तो बस इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, ठीक है। लिखिएगा केस नंबर 1, व्हेन सिंगल स्पीसीज ओनली ऑक्सीडाइज और ओनली रिड्यूस। जब सिंगल स्पीसीज या तो केवल ऑक्सीडाइज हो या तो केवल रिड्यूस हो। तो प्यारे बच्चों, उस केस में एन फैक्टर का रूल है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रूल है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर का रूल है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आओ मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबके सामने है KMnO4। कौन है? और KMnO4 एक रिएक्शन हुई जो कि एसिडिक मीडियम +2 में। बना लेते हैं, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं उसी का चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सवालों का नियम, क्लास का कन्वेंशन है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा उसी का निकालना है इक्विवेलेंट, उसी का चाहिए एन। डन है। तो आज हमें किसका एन फैक्टर चाहिए? तो जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। क्या इसका एक मोल है? आगे चल के एक मोल हो कोई जरूरी? अभी फिलहाल एक मोल है, बढ़िया साहब। किसका चेंज हुआ? Mn का। और किसी का चार्ज चेंज? सर आपको कैसे पता और किसी का चेंज नहीं हुआ? कुछ नहीं बोला तो चेंज नहीं हुआ, चेंज होगा तो बोलेगा। इज दिस क्लियर? आज किसका चार्ज चेंज हुआ है? Mn का। कितने का चेंज है? 5 का। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। तो बोलो प्यारे बच्चों, इसका एन फैक्टर कितना है? 5। चलेगा। क्या आप मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बता दोगे? किसका इक्विवेलेंट वेट? इसका। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट? इसका। किसका एन फैक्टर? उसका। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4/5 चलेगा। एक बार लिख लो, शुरू करते हैं।
अच्छा, ये कंसेप्ट आपको आईओसी में बताया जाता है कि किस मीडियम में कैसा कन्वर्जन होता है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी याद कर लेना। अगर कभी न्यूट्रल मीडियम हो, कैसा मीडियम, कभी सवाल न्यूट्रल कहता है तो कभी सवाल स्लाइटली बेसिक कहता है, इन दोनों का एक ही मतलब है। वहां पे Mn+7 से MnO2 बना के +4 पे आता है। क्या आप सब मुझे एन फैक्टर बता दोगे? आज आपको एन फैक्टर बताना है लेफ्ट हैंड साइड वाले का, जिसका पूछा उसको देखो उसका एक, शुरू हो जाइए। कर लोगे क्या? एक बार एक दो प्रैक्टिस कर ले, फिर कुछ देर के बाद आप सबको करना है। एन फैक्टर कितना होगा इसका लाला? +7 से 4, कितने का चेंज? जिसका पूछा उसको देखो उसका एक, कितने का चेंज? एन फैक्टर विल बी 3। आसान है क्या यार? आपको एक रोचक जानकारी और दे देता हूं। अगर कभी स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो, नीचे दिख रहा है सबको क्या? लिख लो। अब सभी केसेस में आपको एन फैक्टर निकालना है। रिएक्शन मैं लिख के दूंगा, आपको बताना है एन फैक्टर फटाफट। कन्वेंशन है क्लास का जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका बताना है। चलेगा? क्या बताना है? एक चैप्टर कौन चल रहा है? रिडॉक्स चल रहा है, इलेक्ट्रो चल रहा है? अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं? मोल एन फैक्टर। एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। वो क्यों निकाल रहे हैं? अभी बताया नहीं, बताऊंगा, ठीक है। अभी मान लो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे, चलेगा? तो आपको बताना है एन फैक्टर भाई साहब, ठीक है? बेटा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, याद दिला दो, कुछ को भूल ही जाता है। देखो, KMnO4 से बन रहा है MnO4 2- लिखते चलिएगा प्लीज। सभी केसेस में एन फैक्टर लिख लेना। जब भी कभी स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता है तो KMnO4 MnO4 2- में कन्वर्ट होता है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है। चलेगा? लिख लो। अगर कभी I- एसिडिक मीडियम में है तो वो कन्वर्ट होता है I2 में। ये याद करने पड़ेंगे बच्चे, वरना ग्राम इक्विवेलेंट के सवाल नहीं बनेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको मीडियम याद रखना पड़ेगा। चलेगा? और अगर कभी मीडियम बेसिक हुआ तो ये कन्वर्ट किस में होता है? IO3- में। इन सभी केसेस में आपको बताना है भाई साहब एन फैक्टर K2Cr2O7 जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में। क्लास का कन्वेंशन है जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उसी का एन फैक्टर बताते चलिए। अगली रिएक्शन है नाइट्रोजन से बन रहा है अमोनिया। अगली रिएक्शन है अमोनिया से बन रहा है नाइट्रोजन। चलो आओ देखते हैं कितने एन फैक्टर आपने निकाल लिए। साथ में कर लेते हैं ना बोर्ड पे। आ जाओ सब लोग, रुक जाओ, अब रुक जाइए, बोर्ड पे आइए। इसमें Mn पे चार्ज बोलो। सभी लोग बोर्ड पे आओ प्लीज, कॉपी में लिख लेना कितना चार्ज है। यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज +6। हमें एन फैक्टर किसका निकालना? इसका। जिसका पूछा उसको देखो उसका एक, बोलो प्यारे बच्चों एन फैक्टर कितना है? 1। शानदार। यहाँ पे एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं? इसका। पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। जिसका पूछा उसको देखो उसका एक। I- में कितने आयोडीन है? 8। आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखना। यहाँ पे कितना चार्ज है? -1। यहाँ पे कितना चार्ज है? 0। एक आयोडीन पे कितने का चेंज? एक चेंज। वन। अब रुक जाओ, मान लो मैं इसका निकालता तो? जिसका पूछा उसको देखो उसका एक। क्या इसका एक मोल है? मगर कितने आयोडीन है? 2। तो एक आयोडीन पे एक का चेंज तो 2 आयोडीन पे। अब एन फैक्टर कितना होता? 2। इज दिस क्लियर? रुक जाओ जरा, सब लोग नीचे वाले में आओ, 7th वाले में। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? और यहाँ पे बोर्ड पे आओ ना यार, खींच खींच के बोर्ड पे लाना पड़ता है सबको। मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितना चार्ज है? और यहाँ पे मुझे इन फैक्टर किसका चाहिए? इसका। क्लास का कन्वेंशन है, सवालों का कन्वेंशन, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसी का फैक्टर बताना है। कितने नाइट्रोजन है तो कितने पे चेंज रखूंगा? 2 पे।
एक नाइट्रोजन पे तो दो नाइट्रोजन पे, इसका एन फैक्टर होगा 6। अब आ जाओ जरा, अमोनिया से नाइट्रोजन, कितना चार्ज है यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, तो चेंज एक पे देखोगे दो पे, तो एक नाइट्रोजन पे, अब इसका एन फैक्टर होगा 3। समझे कि नहीं समझे? जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। इज दिस क्लियर? जल्दी से निकालो बाकी एन फैक्टर। तो अभी हम केस 1 समझ रहे थे, जहां पे एन फैक्टर निकालना बेहद ही आसान है। एन फैक्टर आ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा। कैसे एन फैक्टर से इक्विवेलेंट की कहानी को हमने रिलेट किया, याद है ना? किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से आता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, लाता है। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, इसका एन फैक्टर कितना है बोलो जरा। यहाँ पे -1 से +5 कितने का चेंज, एन फैक्टर विल बी 6। शानदार। यहाँ पे कितना चार्ज है, +6। एक क्रोमियम पे ये चार्ज टोटल है कि एक का? पूरी केमिस्ट्री हमेशा एक एटम का चार्ज लिखते, भूल मत जाना। कितने क्रोमियम है, 2, मगर एक पे चार्ज है +6, तो एक क्रोमियम पे 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम पे, तो बोलो व्हाट इज द एन फैक्टर, 6। आसान है क्या? लिखना जरा अगला सवाल। अभी हम देख रहे हैं केस नंबर 1, जब या तो होगा ऑक्सीडेशन या तो होगा रिडक्शन। तो कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट, किसका, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज लिखते चलना। व्हाट इज द एन फैक्टर? इन सभी केसेस में एन फैक्टर बताते चलिए। 2H2O3 2 माइनस से बना H4O6 2 माइनस। अगर एन फैक्टर निकालना है तो आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता। तभी मैं शुरू से कह रहा था हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में ओएस की कोई सच नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चों को पता हो कि ओएस एक अलग कंसेप्ट है, ओएन एक अलग कंसेप्ट है। हर जगह केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कर लिया होगा सबने? चलो चलते हैं 9th वाले केस में। आप तो मुझे सल्फर पे चार्ज बता दो यार। कोई बच्चा ऐसा है जो चार्ज नहीं निकाल पाया? जो नहीं चार्ज निकाल पाया उस, जिस पे चार्ज निकालना उसे कितना मानू, x। जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान, जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान, पढ़ो ना यार, देखो जरा, देख रहे हैं क्या सब लोग? इस पे कितना चार्ज मानू मैं, x। कितने सल्फर है, 2, तो 2x - 6 बराबर -2। आसान है क्या? जब आप इसको सॉल्व करोगे x बराबर, कर लो आराम से कर लो, x बराबर, रुको, एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? मतलब कोई झोल, जब रेंज के बाहर जाता तो ही झोल था। अब ये बताओ कितना आया, +2। एक सल्फर का चार्ज है कि दोनों का, एक का। अब इधर आते हैं S4 में, निकाल दिया होगा। जिन्होंने नहीं निकाला उनके लिए H4O6 2 माइनस 4x - 12 बराबर -2। अरे मजा आता है, रफ्तार में करो ना यार। सॉल्व करोगे x बराबर 2 पॉइंट, यानी इस पे कितना चार्ज है, 2 पॉइंट। पहला सवाल बताओ, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? छोड़ो बेटा, 2.5 बड़ा कि 2 बड़ा? चार्ज बढ़ा है कि घटा है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं एन फैक्टर, और एन फैक्टर का सिंपल सा रूल है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अरे हाँ या ना? आज हमसे किसका चेंज पूछा, इसका पूछा उसका पूछा, इसका। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। यहाँ पे कितने मोल है, लेकिन हमें देखना है तो चेंज। अब एक मोल का ही निकालना, याद रखना, एन फैक्टर इज डिफाइंड ओनली फॉर 1। इज दिस क्लियर? कितने सल्फर है, 2, एक मोल में। सवाल लिख लिया सबने? सवाल लिख लिया ना? कितने सल्फर है, 2, कितने मोल में, एक मोल में।
मुझे 2 मोल का नहीं चाहिए, मुझे 1 मोल का चाहिए। इज दिस क्लियर? एक सल्फर पे कितने का चेंज? तो 2 सल्फर पे, हर सल्फर पे कितना है मुझे उससे मतलब। आई एम डैम श्योर टोटल चेंज तो 1 का है, यही ऑक्सीडेशन नंबर का कांसेप्ट है। इज दिस क्लियर? तो बताओ एक सल्फर पे कितने का चेंज? आधे का। तो 2 सल्फर पे 1 का। व्हाट विल बी द इन फैक्टर? लेकिन अगर मैं इसका इन फैक्टर पूछता, अब बताओ, 1 पे आधा तो 4 पे, कोई दिक्कत नहीं। 1 पे आधा तो 2 पे 1, फिर 2 और तो 1 और 1, ठीक। ये कितना कर लोगे ना मेरा? माइनस ए, और किसी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आधे करे हमें क्या पता। और किसी का चार्ज चेंज, केवल चेंज कहां है? नाइट्रोजन पे। कितने का चेंज है? +3 से -3, 6। तो व्हाट इज द फैक्टर? चलेगा, कोई दिक्कत? अभी था केस नंबर 1, लिखिएगा केस नंबर 2। रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार। इतना भी तेज ना लिखे, घर जाके पढ़ ना पाए। थोड़ा जल्दी लिखे मगर अच्छे से लिखे। हाँ, कुछ लिख तो लेते फिर घर जाके नोट्स लेते, भाई नोट्स दे अपना पढ़ने के लिए है। आओ चलते हैं केस नंबर 2 में। सुनो, अभी या तो हो रहा था ऑक्सीडेशन, या तो हो रहा था। अब एक से ज्यादा एटम का होगा, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। लिखना केस नंबर 2। व्हेन मोर देन, व्हेन मोर देन वन स्पीसीज, व्हेन मोर देन वन स्पीसीज ईदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। गौर फरमाइएगा, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। अभी दोनों नहीं हो रहा है, इधर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। और समझते हैं, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी। कौन है? और ए पे चार्ज है -1। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे डॉक्टर, है ना? तो पढ़ेंगे फिर सब लोग। ए पे कितना चार्ज है? -1। और बी पे चार्ज है +3। अरे मान लो, पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, पढ़ेंगे फिर। आ जाओ देखते हैं आज क्या हुआ। यहाँ पे जो ए है प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन इसका चार्ज आ चुका है A+4। मान लो कहाँ आ चुका है? कैसे आया ये सोचने का विषय है, बस आ गया ये मानना है, चलेगा। और मान लेते हैं बी पे चार्ज आ गया +6। मान लो, मान लिया। पहला सवाल, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? है ना, रेडॉक्स है ना। हेडिंग कुछ और लिख रहा हूं, बता कुछ और रहा हूं। ये रेडॉक्स है कि नहीं है? आधे करे रेडॉक्स है सर, आप तो जो लिखोगे सब रेडॉक्स है। हद हो गई यार। -1 से +4 क्या है ये? कैसे पढ़ते हो आप लोग? हैं क्या है ये? ऑक्सीडेशन। पढ़ते रहते हैं, सोचते कुछ और रहते हैं, तो क्या चलेगा? +3 से +6, बोलो ये क्या है? तो आज दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, यानी आज मोर देन वन स्पीसीज ओनली ऑक्सीडाइज। चलेगा? आज भी हमारा एन फैक्टर का रूल वही है जो पहले था और हमेशा वही रहेगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन। लेकिन अब चेंज कैसे निकालेंगे सुनिएगा। ये -1 और ये प्लस, कितने का चेंज? तो ए पे इसको बोलूंगा मैं N1। क्या बोलूंगा? और यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे चार्ज, कितने का चेंज? इसको बोलूंगा मैं N2। चलेगा? अगर कभी एक से ज्यादा स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, मगर या तो केवल ऑक्सीडेशन या तो केवल रिडक्शन, तो हमारा जो एन फैक्टर होगा वो होगा टोटल, यानी कि N1 + N2। चलेगा? एक साथ साथ प्रमाण लेके समझा दो क्या? अभी लिख लेना, रुको रुको रुको, एक एग्जांपल में आ जाओ, एग्जांपल समझो फिर लिख लेना। मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, फेरस ऑक्सलेट। क्या लिखा? रुको जरा, C2O4 क्या है? ऑक्सलेट आए। नाम बोल दिया ना, फेरस बोला ना यार, फेरस बोला, फेरिक बोला। चार्ज कितना? तो बोलो आयरन पे कितना चार्ज? बोलो ना बेटा, आप भी बोलो कितना चार्ज? +2। कार्बन कितना चार्ज? +3। अब हमने क्या किया, इसका करा दिया ऑक्सीडेशन। क्या कराया? तो यहाँ पे Fe आ चुका है +3 पे। कहाँ आया? और एक कंपाउंड बना CO2। रुको, कार्बन पे कितना चार्ज? और यहाँ पे +2 से +3 ऑक्सीडेशन।
+3 से +4 ऑक्सीडेशन, सभी स्पीसीज का हुआ है ऑक्सीडेशन। केस नंबर 1 की केस नंबर 2? केस नंबर, क्या एन फैक्टर का फॉर्मूला सबको याद है? N1 प्लस, रुको जरा, +2 से +3 कितने का चेंज? रुको 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 रुको, एन फैक्टर इसका निकाल दे, उसका निकाल दो, इसका निकाल दो, तो चेंज यहां देखोगे वहां देखोगे। सर फिर वहां क्यों देखते हैं? वहां इसलिए देखते हैं ताकि जान जाए पहुंच कहां गया है, हाँ या ना? यहाँ पे कितना चार्ज है और वहां पे एक एटम पे एक का चेंज, एक है कि दो है? तो N1 की वैल्यू बोलो 1, चलेगा। कितने कार्बन है एक एटम पे? अरे +3 से +4, एक एटम पे एक कार्बन पे एक का चेंज, कुल कितने कार्बन है? 2, तो कितने का चेंज? तो N2 कितना, एन फैक्टर कितना? चलेगा। अगला सवाल दूंगा, कर लोगे फटाफट? लिखो जरा, कितने केस हो गए बेटा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर हुआ ना, टॉपिक क्या चल रहा है? बस रिवाइज करते रहना, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे तो आज टाइप ही कर रहे, लैग 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 सर लैग, क्या करे बच्चे इसका? आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। एक्चुअली आप बिना कहे तो तेज लिखते नहीं हो, तो मैं सोच रहा हूँ जो मेन चैप्टर वहां आराम से चलेंगे, यहाँ थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा तो स्पीड बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अब यार, धीरे धीरे। अच्छा इसीलिए यहाँ चेयर रखी रहती है, अब मैं समझा। चलो लिख लिया। बताना है एन फैक्टर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केस के साथ एक एक दो दो सवाल करा रहा हूँ, जब सारे केसेस हो जाएंगे रेडॉक्स तक, फिर सब पे मिक्स सवाल चलेगा, ठीक है? एन फैक्टर का कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, आर्सेनिक सल्फाइड, याद है सबको? कोई बात नहीं बेटा, घर जाके आप इतने बिजी होते होंगे ना, समय नहीं मिलता होगा रिवाइज करने का। दो सवाल लिखे, इन सभी केसेस में आपको निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर निकाल लोगे तो इक्विवेलेंट वेट तो निकाल ही लोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो सारी कहानी की जड़ कहां पे आके रुकी है? एन फैक्टर पे, और वही हम निकालना सीख रहे, राइट? एक एक करके। तो प्यारे बच्चों अभी तक दो केस हो चुके हैं, दो सवाल आपके सामने लिखे हैं। कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड। सबका चार्ज निकालो, एन फैक्टर निकालो, केस आइडेंटिफाई कर लेना, केस 1 की केस 2। केस 2 के अंदर सवाल लिखा है तो कुछ करें, वही तो होगा और क्या। बिजली की रफ्तार से लिखा करो, थोड़ा और तेज लिखो, जल्दी, इतना आराम से लिखते हैं आप लोग यार। लिख लिया होगा सबने? चलो आप तो एक काम करो, मुझे हर एटम पे चार्ज बता दो भाई साहब। सबसे पहले इधर बता दो, सल्फर पे कितना चार्ज है? -2। रुको रुको रुको, एक सल्फर पे -2, एक सल्फर पे माइनस, कितने कॉपर हैं? है तो दो, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा +2, तो एक पे चार्ज होगा +1। इट्स अ वेरी वेरी हाई मैथमेटिक्स, है ना? बहुत कठिन है क्या ये मुश्किल है क्या? कितना चार्ज आया? +1। यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे +4। रुको जरा, ये टोटल चार्ज बैलेंस ही तो कर रहे हैं अपन। आ जाओ निकालते हैं, पहले देखो केस 1 है केस 2 है, क्योंकि साथ में सोचना पड़ेगा फिर, ठीक है? +1 से 0 क्या हुआ? अरे यार ये तो रिडक्शन हुआ, हाँ या ना? और आज यहाँ पे -2 से कहा गया, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। और अब जानबूझ के दिया, वो जो रट के चल रहे थे केस 2 है, वही फॉर्मूला लगाना है। कितना लगाया था बताओ जरा? हाँ तो भैया देख तो लो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो। सवाल में एक्चुअली यहाँ पे +2 था,
नहीं समझे? मैंने पहले लिखा था यहाँ पे केवल कॉपर, तो आधे बच्चों ने कुछ देखा थोड़ी होगा, उन्होंने मिला नहीं, N1 प्लस N2 आंसर आ गया होगा। कितनों का है आंसर? हाँ, वही तो कह रहा हूं भैया, केस तो देख लो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तो एक्चुअल में यहाँ पे सवाल में था +2, अब अगले में सब सतर्क हो गए होंगे। अब बताओ हमारा वाला सेकंड केस हुआ कि नहीं हुआ? देखते हैं, +1 से +2, बोलो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, हाँ या ना? -2 से +4 ऑक्सीडेशन, दोनों का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर निकाल लोगे? तो प्यारे बच्चों, हमारा एन फैक्टर का रूल है N1 प्लस N2, निकाल लोगे क्या? सुनना ध्यान से, पूरी क्लास आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना यार। एक कॉपर पे +1 से +2 एक का चेंज हुआ, कुल कितने कॉपर है? एन फैक्टर इसका निकाल रहे हो ना कि इसका निकाल रहे हो, तो इधर बस इतना देखना है। अच्छा, उसके पीछे का रीजन क्या है ना, अभी आपने बैलेंसिंग नहीं पढ़ा, तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, ये तरीके डेवलप करना चाहता हूँ कि बिना बैलेंसिंग के भी एन फैक्टर निकाला जा सकता है। तो हमने रूल ही ऐसा बनाया, हमने मेथड ऐसा बनाया कि जिसका पूछा उसको देखो। ये क्यों बोला? क्योंकि बाकी से मतलब समझ पा रहे हो क्या? कितने मोल है? 1 मोल, बढ़िया साहब। अब यहाँ पे कितने कॉपर हैं? 2। एक कॉपर में कितने का चेंज? एक का। तो 2 कॉपर में, समझे क्या? तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे N1 कितना हुआ? 2। अब सल्फर में कितने सल्फर है? तो एक पे ही चेंज देखना है, एक सल्फर -2 से +4, 6 का चेंज, तो 6 + 2 8। व्हाट विल बी द फैक्टर 8? किसका? किसका? तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखोगे? इसका किसका? CO2S का। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखोगे? Cu2S अपॉन 8। चलेगा? अगला सवाल आपका वेट कर रहा, पूरी क्लास सही आंसर दे, कोई बोलेगा नहीं। कॉन्फिडेंस से निकालिए आंसर और एक बार में सही निकालिए। देखो केस सब नहीं है, राज का रेजर हैंड, हाथी चमक कर पूरी क्लास यार, क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया बैच ऐसे काम करेंगे? बन गया होगा सबसे? चार्ज निकालो, यहाँ पे आर्सेनिक पे चार्ज +3 कहां से? ठीक है, सल्फर पे चार्ज, आ जाओ रुको देखते हैं। +3 से +5 ऑक्सीडेशन, -2 से +6 दोनों का हुआ है। अब जनता ऑक्सीजन देख रही है, भैया इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, उसका निकालना है। तो इसको देखने से क्या, बस यहाँ वो देखो ना जो एटम वहां है, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक सिंपल सा फंडा है। इधर बाकी सब एटम से कोई मतलब। आर्सेनिक कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 3। अब मुझे टोटल चेंज देखना है, तब ना इसका एक मोल होगा। एक आर्सेनिक पे +3 से +5, +3 से +5, एक आर्सेनिक पे 2 का चेंज, तो 2 आर्सेनिक पे, यानी मैं कह दूं लाला N1 बराबर 4। आ जाओ जरा चलते हैं N2 पे, रुको रुको। एक सल्फर पे, तो 3 सल्फर पे, N2 बराबर 24। तो व्हाट विल बी द फाइनल एन फैक्टर? 4 + 24 बोले तो 28। समझे कि नहीं समझे? कितने केस हो गए? लिखिएगा केस नंबर 3। क्या है, क्या कह रहे हैं? लिखो जरा केस नंबर 3। लिखिए केस नंबर 3। व्हेन सिंगल एटम, ब्रैकेट लिख देना, स्पीसीज ऑक्सीडाइज as well as reduce, ऑक्सीडाइज as well as reduce, मतलब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो। अरे सुनो ना, कल हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिसप्रपोर्शनेशन, याद है सबको? एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन, और ऐसे रिएक्शन का नाम है डिसप्रपोर्शनेशन होता है। तो जो केस नंबर 3 है, क्या उसमें सिंगल एटम है?
उसी का हो रहा ऑक्सीडेशन, उसी का हो रहा। क्या प्यारे बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन का केस हुआ? तो लिख देना उसी में, केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। बच्चों अभी मुझे कुछ ही देर में आपको पढ़ाना है क्लासिकल मेथड, मतलब फील मेथड। वहां पे कंसेप्ट फील कराऊंगा, अभी बस बता देता हूं, बता दूं, उसे वहां फील कराऊंगा। राइट, कंसेप्ट क्या है बताता। देखो जरा, इमेजिन करो मेरे पास एक सब्सटेंस है AB, कौन है, और मुझे AB का इक्विवेलेंट वेट बताना है। किसका इक्विवेलेंट वेट? क्या बताना है? किसका इक्विवेलेंट वेट? का फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अगर मुझे इसका एन फैक्टर पता हो तो दन्नत से बता दूंगा, लेकिन मुझे इसका एन फैक्टर पता, वही तो निकालना सिखा रहा हूं। एक रूल होता है एन फैक्टर का, लेकिन एन फैक्टर के अलावा भी इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है। तो वो जो रूल है प्यारे बच्चों, वो ये कहता है कि अगर आप इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनके इक्विवेलेंट वेट के समेशन के बराबर होगा। मतलब अगर किसी प्रकार से ए का वेट निकाल लो इक्विवेलेंट, बी का वेट निकाल लो इक्विवेलेंट, दोनों को जोड़ दो तो मिल जाएगा ए बी का इक्विवेलेंट वेट। चलेगा? नहीं चलेगा। अभी चलेगा, देखो जरा, यहां लिखा मैंने अमोनिया, और अमोनिया से बन रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। हेलो, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। क्या निकालना है? तो एक तरीका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, लेकिन एन फैक्टर पता। तो ये कंसेप्ट जो मैं आगे क्लासिकल मेथड में सिखाऊंगा वो ये कहता है कि अगर आप अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनके इक्विवेलेंट वेट के अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा। इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, वही अमोनिया के बराबर होगा। पहले से एक्सेप्ट करो। कर लिया? पक्का कि दो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को जोड़ के एन फैक्टर बच्चों ये रिड्यूस होके बन गया A माइनस ए, और ये ऑक्सीडाइज होके बन गया A प्लस बी। मान लो, मान लिया। एक मिनट, आज ए पे कितना चार्ज है? जीरो से कहां गया? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। और वही ए कहां गया? बढ़ा की घटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या ये रेडॉक्स है? मगर इस रेडॉक्स का एक अलग सा नाम है, यही तो डिस्प्रपोर्शनेशन। चलेगा? सुनना ध्यान से, हम निकालना चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना चाहते हैं? मैंने क्या लॉजिक लगाया, या तो कोई मुझे एन फैक्टर बता दे, लेकिन एन फैक्टर कैसे बताए? कहीं पे इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा। तो लॉजिक क्या लगाया जरा सुनिएगा। एक बात तो आप मानोगे, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इन दोनों के अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा, क्योंकि है तो एटम वही ना यार, एटम तो वही है ना। मतलब मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट वेट, हाँ अब आपको बैलेंसिंग करना तो मैं A2 लिख सकता था, 2A लिख देता, पर मुझे बैलेंसिंग से भी मतलब, मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस स्पीसीज must be equal to equivalent weight of this species plus equivalent weight of this species. Agree or not? बोलो। मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लूं और इसका निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो वही इसके बराबर होगा। अब पल भर के सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आओ जरा। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, ए से बना A माइनस ए। बताओ ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? केस नंबर 1 कि केस नंबर 2? बोलो ना। क्या इसका एन फैक्टर बता दोगे? जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक, आगे चल के 2 होंगे 10 होंगे, हम तो हमेशा एक मोल देखेंगे ना। कितने का चेंज है? जीरो से माइनस है तो ए का चेंज हुआ ना, 1 का थोड़ी हुआ, ए का हुआ ना। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हुआ? एग्री? केवल उसको देखो, एन फैक्टर बोलो। ऐसे लिख देता हूं मैं, ए से बना ए प्लस बी, तो बोलो बेटा कितने का चेंज? इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर। आ जाओ जरा, मैं कुछ लिख रहा हूं, समझ में आया तो बताना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो ना। पल भर के लिए मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसको बोल देता हूं N1, इसको बोल देता हूं, चलेगा? N1 N2, N1 क्या है? चेंज इन रिडक्शन, चेंज इन डन। जहां ए और बी है क्या वहां मैं N1 N2 लिख दूं? बोलो ना। देखो मैं कुछ लिखने वाला हूं, समझ में आया तो बताना। जहां लिखा ए, जहां लिखा बी, वहां लिखा मैंने N1, वहां लिखा मैंने N2। चलेगा? किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो?
तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होगा? और हमेशा सबका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है, यानी एक रूल आ चुका है 1 अपॉन एन फैक्टर बराबर 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। एग्री और नॉट? पक्का? क्या इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? n1 n2 सीधे लिख दूं मैं? सीधे लिख दूं क्या? तो यहां से हम सबके सामने एन फैक्टर का रूल आ चुका है, n1 इंटू n2 अपॉन। चलेगा? ये रूल कैसे आया समझ पाए? इसका जन्म हुआ था इक्विवेलेंट वेट वाले कंसेप्ट से, कि हमने दोनों का इक्विवेलेंट वेट जोड़ा और फिर वहां से एन फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। मगर इस कहानी में एक छोटा सा झोल है, बताता हूं, देखो पहले। हा? अब एक सवाल लिख दूं, अब एक सवाल लिख दूं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सब लोग लिख ले, लिख लिया होगा? तो आप सबके सामने डिस्प्रपोर्शनेशन का एक फॉर्मूला आ चुका है, मगर कैसे फॉर्मूला लगाना है, टोटल कितने कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बस 1 मिनट और लूंगा ताकि इस पूरी कहानी को कंप्लीट कर पाए। केस नंबर 1 टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। केस नंबर 2 एक से ज्यादा स्पीशीज का ओनली ऑक्सीडेशन ओनली रिडक्शन। केस नंबर 3 डिस्प्रपोर्शनेशन। हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। चलेगा? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा था। देखो यार, जैसी रिएक्शन होगी, जैसी सिचुएशन होगी, वैसा ही एन फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे। लिख लिया होगा? और समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। चले? चलो लिखते रहना एक एग्जांपल आप सबसे। आ जाओ बोर्ड पे, बाद में लिख लेना, बाकी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब लोग आ जाओ। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O2 से बना O2। पहला सवाल, बताओ आज ये केवल रिडक्शन है केवल ऑक्सीडेशन है? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना यार। यहां पे कितना चार्ज है? -1। यहां पे -1 से 0 ऑक्सीडेशन। रुको, दिस इज ओनली ऑक्सीडेशन, एग्री और नॉट? और हाइड्रोजन के बारे में बोला, उसका कुछ हुआ होगा नहीं होगा मुझे उससे मतलब, मैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है? अपने को सवाल ओरिएंटेड सोचना है, जितना गिवन है उतना ही सोचना है, अपने से नहीं सब कुछ हुआ होगा हम क्या करें सवाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। यहाँ पे भी कितना होगा? उससे कोई मतलब। ऑक्सीजन -1 से कहा गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक ही एटम है, एक ज्यादा? दो है पर है तो एक जैसे ना। केस नंबर 1 की केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अलग अलग एटम थे, कॉपर, सल्फर, आर्सेनिक, सल्फर। हेलो, केस नंबर 1 की 2 1 टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। क्या मुझे H2O2 का फैक्टर निकालना है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो फैक्टर होगा, रुको, कितने ऑक्सीजन है? 2। एक एटम पे एक का चेंज, 2 एटम पे। मैं फिर कह दूं, मुझे इधर से कोई मतलब, मैं तो बस ये बताना चाहता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन 0 पे पहुंच गया है, बस ये जानो पहुंच कहां गया। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, एक एटम पे एक का चेंज, 2 एटम पे एन फैक्टर विल बी। अभी मजा नहीं आएगा, अब आएगा, सुनना। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O2 से बना H2O। अरे ये भी तो बनता है। अब निकालते हैं फैक्टर। चार्ज बोलो, चार्ज बोलो। बोर्ड पे आ जाओ ना बच्चों। -1। अब बताओ इसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं, कितने का चेंज? एक एटम पे, तो 2 एटम पे। बोलो अब एन फैक्टर कितना होगा? 2। मजा तो अब आएगा प्यारे बच्चों। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है, H2O2 से बना H2O प्लस O2। पहला सवाल, वही वाला केस है कि अलग है? चार्ज बोलो, चार्ज बोलो। क्या -1 से -2 गया? क्या ये रिडक्शन हुआ? क्या -1 0 गया? क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ? एक ही एटम का रिडक्शन है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन है। केस नंबर 1 2 3 फॉर्मूला याद है? बोलो एन फैक्टर का फॉर्मूला, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। चलेगा? आओ n1 निकालते, रुकना, कितने ऑक्सीजन? 2।
उधर बस देखना है पहुंच कहां, मतलब हमें इधर से है, चलेगा। कितने ऑक्सीजन है, पूरी क्लास सुनना एक बार में, कितने ऑक्सीजन है, -1 से कहा गया, एक ऑक्सीजन पे, उधर मत देखो, बस ऑक्सीडेशन नंबर जो हम सेट कर लो, एक ऑक्सीजन पे इधर ही देखो बस, कितने हैं, 2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन पे, यानी N1 हुआ 2। रुको अब इधर गिनना फिर से प्लीज, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे, तो 2 पे, यानी N2 कितना, 2। इज दिस क्लियर? सारे कंसेप्ट ही ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आपकी हर चीज उससे सेट होती जाएगी। इज दिस क्लियर? N1 की वैल्यू बोलो 2, N2 कितना 2, N1 प्लस N2 4, आज एन फैक्टर कितना आया 1। वही स्पीसीज है, किस्सा अलग है तो एन फैक्टर भी अलग है, चलेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आज के लिए इतना है। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, प्लीज लिख लो वहां पे, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, होमवर्क नंबर 1। आज अभी ELP दे रहा हूं है ना, एक साथ नेक्स्ट क्लास सुनूंगा। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, प्लीज लिख ले, प्लीज लिख लो, ताकि पढ़ो तो कुछ तो दे आ जाए, पढ़ लो। होमवर्क नंबर 2, सॉल्यूशन रिवीजन कंप्लीट, सॉल्यूशन रिवीजन कंप्लीट, नोट्स ओनली, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।